बहुत सारे हाथ उठे हैं, तो आने वाले समय में भी आपके हाथ उठने चाहिए। मंथली टेस्ट का एक प्रावधान किया गया है, बताए थे कि बोले थे क्या इसके बारे में पहले? मंथली टेस्ट का एक प्रावधान किया गया है, मतलब हम लोगों ने धीरे धीरे करके रियलाइज किया कि हर महीने जितना पढ़ाई हो रहा है ना, उन सबको मिला करके एक टेस्ट ले लिया जाए। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट हुआ है उन सबको मिला करके, क्योंकि आपका महीने भर में अलग अलग कोर्स हो जाता है ना, हिस्ट्री की कुछ क्लासेस, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की अलग अलग क्लासेस हो जा रही है। तो सबको मिला जुला करके अगर सवाल बना लिया जाए, तो इसका मतलब है कि हर महीने जितनी चीजें आपने पढ़ी उसका एक समझ बढ़ेगा कि नहीं, रिवीजन होगा, 100 सवाल भी हो गए उसके ऊपर। तो ऐसे करके अगर 7-8 टेस्ट हो जाए, तो पढ़ भी रहे हैं हर महीने और टेस्ट भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ऐसे अगर 7-8 टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा से पहले हो जाएं, तो जो आप पढ़ रहे हैं, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा ना कि टेस्ट देने से पहले यार महीने भर का रिवीजन कर ले, या 2 महीने में जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर ले। ऐसी स्थिति में पढ़ भी रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टेस्टिंग भी, यानी कि आपको अपनी गलतियों के बारे में भी पता चल रहा है। जो सही हो रहा होगा उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समस्या कहाँ है, जो गलती हो रहा है उसके पैटर्न को समझना जरूरी है ना, ताकि भविष्य में गलतियां कम से कमतर होती चली जाए। पहले भी एक बात बताए थे, शायद बताए होंगे, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, गलतियों को भूलना नहीं चाहिए जनरली, मतलब थोड़ा याद रखना चाहिए, है ना। समझदार आदमी क्या करता है, गलतियों से सीखता है ना, अपनी भी गलतियों से या कहीं और कुछ गलतियां उसको देख करके हम लर्न करते हैं, समझते हैं, ताकि भविष्य में दोबारा वैसे ट्रैप में नहीं फंसे, है ना। लर्न करें, सीखें, बढ़े। करना क्या है, मान लेते हैं A4 साइज का पेपर लीजिए, 100 सवाल किए आपने, 100 क्वेश्चंस किए। 100 क्वेश्चंस करने की उस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है 20 सवाल गलत हो, या अभी हो सकता है 50 सवाल गलत हो रहा हो। घबराना थोड़ी ना है, अच्छा हुआ ना गलती हुआ, और अच्छा हुआ यहाँ गलती हो गया। वहां गलती होता मई के महीने में एग्जाम में, तो आपदा था, वो डिसास्टर था, है कि नहीं। यहाँ गलती हो रहा है तो अच्छी बात है। अब गलती हुआ, मान लीजिए कि 50 टॉपिक में गलती हुआ, ये 50 टॉपिक में हो सकता है कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन हो, कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन हो, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो सकता है ऐसा नहीं। अब अगर हो सकता है, तो मान लेते हैं ज्योग्राफी में सब पढ़ लिया, और अभी आपको लग रहा होगा अब तो मैं महारथी हो गया हूं, है ना, मतलब मेरा कमांड बहुत शानदार हो गया भूगोल पे। लेकिन क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तो 100% गलती होगा, और खूब गलती होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ है। तो गलतियां तो होना स्वाभाविक सी बात है, गलतियां होंगी। सपोज करिए आज चक्रवात पढ़े हैं और कल चक्रवात में गलती करेंगे, तो लिख दीजिए चक्रवात गलत हुआ है ना। ऐसे ही करके कोई दूसरा टॉपिक है, मान लीजिए कि आपने कोई इससे पहले कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मॉनसून पढ़ा और मॉनसून में गलती हो गई, तो मॉनसून लिख दीजिए। जो जो 50 टॉपिक गलत हुए हैं उन टॉपिक का नाम लिख दीजिए, और उसमें दिनांक डाल दीजिए, जो भी आज तारीख, क्या तारीख है, 21 तारीख है आज, 22 तारीख है ना, 22 का एक दिनांक डाल, 22/11/2023 डेट डाल दीजिए उस पर, कि इस तारीख को मेरी स्थिति इन सब्जेक्ट्स में ये थी, इतनी गलतियां इसमें मेरे से हो रही थी। 100 सवाल जो पूछे गए थे उसमें से मेरे 50 टॉपिक अपेक्षाकृत अभी कमजोर है। तो अब जब अगली बार टेस्ट देने जाएंगे, तो क्या पहले रिवीजन करेंगे? कोई भी अगला टेस्ट देने जाएंगे तो क्या उससे पहले रिवीजन करेंगे? रिवीजन में फोकस कौन सा होना चाहिए? ये 50 टॉपिक्स जिसमें गलती हुआ है, सबसे पहले तो उसको पढ़ेंगे ना, उस मतलब इसको पढ़ेंगे, फिर बाकी सारी चीजों को जो भी आपको रिवीजन करना है वो रिवीजन किए, फिर टेस्ट दिए। अब 50 की जगह हो सकता है 40 गलती हो, 60 भी हो सकता है, 50 की जगह 60 भी हो सकता है, घबराना नहीं है, क्योंकि 100 ही टॉपिक नहीं थे, वो 100 टॉपिक थे जिसमें गलतियां हुई। अब यहां पर जो 100 टॉपिक पे सवाल पूछा गया, वो 100 टॉपिक इसके नहीं होंगे, हो सकता है कि इसमें से 50 टॉपिक नए हो जिसपे सवाल बना है, नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो इसमें से हो सकता है कि 40 गलत हो, 50 गलत हो, 60 गलत हो, 70 गलत हो, 90 गलत हो, जितना भी गलत हो, 1 2 3 4 करके लिस्ट लिख दिए, और यहां पर दिनांक डाल दिए कि इस तारीख को इस टॉपिक में मैं कमजोर था। नहीं, गलती को भूलना नहीं चाहिए ना, यहां पर लिख लिए। अगला टेस्ट देने गए, तो टेस्ट से पहले क्या करना चाहिए, ये लिस्ट और ये लिस्ट सबसे पहले रिवाइज होना चाहिए कि नहीं, इन दोनों लिस्टों को रिवाइज करें। सबसे पहले कौन सा, नवीन लिस्ट, क्योंकि पीछे तो एक बार रिवाइज करके गए थे ना, तो इस लिस्ट को रिवाइज करें, फिर उसको रिवाइज करें, फिर पूरा रिवाइज करें, और उसके बाद टेस्ट देने जाएं। धीरे धीरे करके जब 8-10 टेस्ट दे लेंगे, तो 1000 टॉपिक पे आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, लगभग 1000 टॉपिक नहीं भी होगा तो कम से कम 700 750 विभिन्न टॉपिक्स पे सवाल आए होंगे, उस पर कर लिया, तो 750 टॉपिक्स में से अभी भी अगर 200-250 गलतियां हैं या 100-200 गलतियां हैं, इसका मतलब है 500 टॉपिक तो अच्छे हो गए ना। अब 200-250 टॉपिक ही तो ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत कुछ कमियां हैं,
उसको करते चले जाएंगे और ऐसा करके 8 10 12 टेस्ट देते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके कमजोर चीज मजबूत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपने कमजोरी को पहचान लिया है। अब टेस्ट देने के बाद आपने कमजोर चीज को पकड़ा ही नहीं, एक टेस्ट दिया आपने पैटर्न को समझा ही नहीं, तो अगली बार फिर टेस्ट देने जाएंगे तो फिर गलती होगा, क्योंकि आपने पैटर्न पकड़ा ही नहीं था। अगर पैटर्न पकड़ करके लिख लेंगे और रिवीजन करने के बाद पहले इसको रिवाइज करेंगे, तो अब जिस 50 टॉपिक पे आपने दोबारा पढ़ा है, ज्यादा संभावना है कि गलतियां अब इस पे नहीं हो रही होंगी, कोई नवीन गलतियां हो रही होंगी। ये टॉपिक आपका कमजोरी से मजबूती की तरफ तब्दील हो रहा होगा। अब कुछ नवीन टॉपिक्स होंगे जो आपके कमजोर होंगे। ऐसे ही करते करते क्या होगा, कमजोर चीज मजबूत बनता चला जाएगा। 8 10 टेस्ट में ऐसा करते करते मान लेते हैं हर टेस्ट में 40 गलतियां हुई, तो 10 टेस्ट में 400 गलतियां होंगी कि नहीं। तो 400 गलतियों में से अधिकतर जो होंगे रिपीटिशन वाले भी तो होंगे। तो इसका मतलब है कि बार बार आपका दिमाग, अच्छा ये टॉपिक में मैंने उस दिन भी गलती किया था, इस बार भी गलती किया हूं और फिर गलती किया हूं। धीरे धीरे करके आपको विभिन्न टॉपिक्स में आपका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में मेरे से कोई गलती नहीं हो रही, इस पे सवाल आया था लेकिन मैंने गलती नहीं किया, इस पे सवाल बार बार आ रहा है और बार बार गलत कर रहा हूं। तो कुछ 4 5 टेस्ट के बाद आपको अपना मजबूत और अपना कमजोर पक्ष समझ में आ जाएगा। और जैसे ही क्लियर हो गया ना, क्राइस्टल क्लियर हो गया कि ये कमजोर पक्ष है, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे और कुछ समय के बाद वो कमजोर पक्ष आपका मजबूत पक्ष बन जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करें और ये ऐसा लिस्ट बना करके A4 साइज का एक पन्ना बना लीजिए और उसको एक जगह पे एकत्रित करके रखिए। इसी कमजोरी को दूर करना है, इसी कमजोरी को मजबूती में बदलना है, यही तो करना है ना। टेस्ट किस लिए होते हैं? टेस्ट इसलिए होते हैं कि करके भूल जाएं या उसको याद करें क्वेश्चंस को। जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट से ये सीखना है कि मेरा मजबूत पक्ष क्या था और मेरा कमजोर पक्ष क्या था। हमको ये नहीं कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आ गए। विजन का ये कभी भी आइडिया नहीं होता है कि हम क्लेम करें कि हमने इतने टेस्ट सीरीज से हमारे इतने सवाल आए। हमारा मेन फोकस ये होता है कि यूपीएससी के सवाल का स्तर हमारे टेस्ट सीरीज के सवाल के स्तर के बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सवाल पूछे। लेकिन हम आपके मेंटल डेवलपमेंट को वहां तक लेकर के जाएं जहां पर जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखें और विजन का क्वेश्चन देखें तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कई बार किए हैं। मतलब वैसा क्वेश्चन आपको टफ क्वेश्चन ना लगे, मतलब आपको सरप्राइज ना करे, उस मेंटल लेवल तक जाना है। अब 35 टेस्ट है तो 35 टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है 100 क्वेश्चंस वाले, तो 35 इंटू कर लीजिए 100 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 3500। यूपीएससी में 3500 टॉपिक ही नहीं है। यूपीएससी में 3500 टॉपिक नहीं है, तो यूपीएससी में विजन का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन टॉपिक जरूर रिपीट होगा, क्योंकि कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं। 3500 क्वेश्चन में टॉपिक बचेगा क्या? कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा। और अगर आप ईमानदारी से 3500 वो क्वेश्चंस कर लें, तो जो कमजोर चीज है अगर उसने आपको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मेहनत कर लिया, तो जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो फुल प्रूफ तरीके से जाएंगे कि नहीं। और गलतियां होने की संभावना, क्योंकि आपने अपनी गलतियों पे काम कर लिया है, तो अब गलती होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो एग्जामिनेशन क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स है। गलतियां तो सब करेंगे 100 क्वेश्चंस में, जो कम करेगा वो कट ऑफ क्लियर कर लेगा। जी पूछें। नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं, पूरे भी कर सकते हैं, पूरे नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है? मान लेते हैं, सपोज करिए एक सवाल आपने पढ़ा जिसमें 4 ऑप्शन है ना, और उसमें से 3 का चुनाव करना है और 3 नहीं आता है, करेंगे क्या वैसा सवाल? एक ऑप्शन है उसमें कॉम्बिनेशन है 1 2 और 3 सही है और तीनों ही नहीं आता है, तो क्या करेंगे? टॉस, चिड़िया उड़, ऐसे ऐसे करके। अब जब 3 नहीं आता है तो नहीं करेंगे, तो चौथा चारों वाले में करेंगे क्या? बताइए। 50-50 वाले में तो फिर भी चांस लेना बनता है। 50-50 मान लीजिए कि 2 एलिमिनेट कर दिया, कि 2 श्योर हैं कि यार ये तो नहीं होगा या ये तो होगा, तो उसमें तो फिर भी चांस ले सकते हैं। लेकिन 4 में से 3 मालूम ही नहीं है, बाउंसर है। आप देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि जब तक टेस्ट नहीं देंगे ना, तब आप अपना कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं पाएंगे। कॉम्बिनेशन नहीं समझ पाएंगे कि देखिए, कई बार सोए भी रहते हैं ना तो कुछ सीख लेते हैं, है ना। कई बार हम कहीं पर बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं आपने कहां से क्या सीखा है मालूम नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बार मैं कुछ पढ़ रहा था और ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक च्युइंगम होता है ना, रबड़ की तरह जो च्युइंगम होता है,
तो उसमें पीछे लिखा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना, वो मेंटल ग्रोथ के लिए, मतलब बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसमें लिखा हुआ था आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो मैंने ऐसे ही गूगल किया, यार ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता क्या है जरा समझूं। तो गूगल करके आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में पढ़ रहा था, तो पता चला कि एक केमिकल होता है जिसका नाम है एस्पर्टोम। तो ऐसी चर्चा कर रहा था बच्चों के साथ, मैंने कहा कि यार ये जो च्युइंगम है ना, कोई बच्चा चबा भी रहा था क्लास में, मैंने कहा मत चबाया करो, है ना, और शायद मैंने पढ़ा भी उसी के लिए था, है ना, कि वो जब पढ़ाऊं वो च्युइंगम चल रहा होता था, तो मैं जब भी उनकी तरफ देखता था तो मुझे लगता था कि यार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो मैंने सोचा कि बच्चे को कैसे समझाऊं, तो मैंने सोचा कि उसका कुछ साइंटिफिक तर्क खोजता हूँ जिसके माध्यम से समझाया जा सके, मतलब थोड़ा सा प्रभावी लगे। तो मैंने वो च्युइंगम के और आर्टिफिशियल स्वीटनर पकड़ा, उसका रिसर्च किया, फिर उस पर एस्पर्टोम के बारे में पता किया और समझा दिया। क्लियर है? अब वो सवाल आ गया, अब सवाल आ गया तो हमको नहीं, अब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि वो सवाल आने वाला है। हम तो इन केस नॉर्मली एक चीज को समझ करके उसकी समस्या को समझे, समस्या को समझ करके हमने उस पर चर्चा किया, उस पर सवाल आ गया। पॉइंट ये है कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। अपने आंख नाक कान हर कुछ खुला रखें, जहां से जो कुछ सीख सकते हैं हर तरह से तार्किक रहें, रैशनल रहें, जीवन में बस इतना करें। रैशनल रहेंगे, तार्किक रहेंगे, हर चीजों को लॉजिकली सोचते रहेंगे ना, तो आप हर चीजों को तर्कसंगत रूप से समझने की कैपेसिटी विकसित कर लेंगे। हर चीज में रैशनल भी नहीं रहे, माँ बाप से बात करते समय तार्किक नहीं बनिए ज्यादा, भावुक बनिए ज्यादा, तो वैसा नहीं, मतलब रिलेशंस में थोड़ा सा इमोशंस रखिए, बाकी चीजों में तर्क के साथ डील करें। दुनिया के जो विभिन्न प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, उसको रैशनली डील करिए। और बाकी जो पर्सनल रिलेशंस हैं फैमिली के साथ, उसमें तर्क मत दीजिए। कुछ भी बोले ना, सही है तो सही है ना, हम तो यही करते हैं। मम्मी के, मतलब कुछ भी बात है, क्या उसमें तर्क करना, उसमें अननेसेसरी में क्या। अगर हमारी समझ है किसी चीज को लेकर के तो है समझ, लेकिन किसी का विश्वास है तो वो भी तो एक चीज है ना, उसका भी तो सम्मान होना चाहिए कि उस विश्वास को तर्क से ब्रेक कर दिया जाए, है ना, जो हमको किसी भी तरीके से हानि भी नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अननेसेसरी में हर चीजों में तर्क भी नहीं, जहां भावनात्मक समझ की जरूरत है वहां इमोशन के साथ डील करिए। और जनरली फैमिली फ्रेंड्स के साथ रैशनल नहीं रहिए, खुल के हंसिए, तर्क देंगे तो हंस भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो लेकिन कोशिश करें कि लॉजिकल रहे, रैशनल रहे, जहां जहां पर जाएं वहां वहां पर चीजों को सीखने समझने का एक भाव ज्यादा हो, अपने आप चीजें आपके रेंज में आती चली जाएंगी। ये आपको मतलब कहना चाहते हैं। अब इस एग्जामिनेशन में मिनिमाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स क्या होगा, तो करके देखिए। जो मैंने आपको ये बात बताया, ये बात कितना भी, जो बात कही गई है ना, समझ में आ भी गई होगी ना, तो जीवन में किसी खास काम का नहीं है आपके, अंटिल इस पे चले नहीं। तो दो चार टेस्ट दे करके देखें और इस पैटर्न में कुछ A4 साइज की अपनी गलतियों को बना करके देखें और उसको रिवाइज करके देखें, और फिर उस रिवीजन के बाद जो टॉपिक आपने रिवाइज किया है उसमें सवाल करके देखें, है ना। जब हम किसी चीज पे गलती कर देते हैं ना, तो हमारा मेंटल अलर्टनेस उस टॉपिक का बहुत ही स्ट्रांग होता है, हमेशा ध्यान रखिए। एक बच्चा है, एक बच्चा ऐसे दीवार में जाकर के टकरा जाए ना, और उस बच्चे को दोबारा लेकर के जाओ कि टकराओ अपना सिर, तो नहीं टकराएगा। एक छोटा सा बच्चा, क्यों? उसको पता चल गया कि भाई साहब टकराने का मतलब क्या होता है ना। तो वैसे ही जब एक बार आप गलती कर देंगे ना, और गलती करने के बाद उस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो आपका, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपका मेंटल अलर्टनेस बहुत हाई रहता है। आप अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे इस टॉपिक में, कहीं ये ना पूछ ले, ये ना पूछ ले, क्योंकि गलती हुआ था, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। अब अगली बार जब सवाल पूछेगा ना, तो डर के नहीं करेंगे उस सवाल को, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। और किसी भी सवाल में जब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा बेटर रहता है ना, तो दिमाग शार्प तरीके से कार्य करता है। और अंडर कॉन्फिडेंस से किसी भी टॉपिक को डील करेंगे ना, तो अपेक्षाकृत स्थिति वही ढुलमुल टाइप की होगी। जो सही भी होगा ना, उसमें भी शक होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और कॉन्फिडेंस का लेवल होगा तो आप मेंटली अलर्ट रहेंगे, मतलब क्लैरिटी रहेगा, यार ये तो है, भले ही गलत हो जाए, 10 में से क्या होगा, 2 गलत हो जाएगा, लेकिन अपेक्षाकृत बाकी चीजें सही होने की संभावना होगी। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करके एक दो टेस्ट में देखिए। अभी तो बहुत समय है ना, नवंबर का महीना है, नवंबर के एंड में कोई एक दो टेस्ट दे दीजिए नवंबर के एंड तक, और ऐसा A4 साइज का पेपर बना लीजिए, और उसके बाद इसी को रिवीजन करके, बाकी रिवीजन करके टेस्ट दीजिए। और यहां पर जो गलतियां हुई थी उन टॉपिक को देखिए कि क्या दोबारा जो टेस्ट आया, अगर उसमें टॉपिक पे सवाल आए हैं, तो आपकी गलतियां हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर गलतियां कम होनी शुरू हो जाएं, तो क्या इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना चाहिए? अगर आंसर यस में आए तो कर दीजिएगा अप्लाई, और नो में आए तो इसका मतलब रिवीजन ठीक से नहीं किए, है ना।
नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन ही यही है। मतलब करिएगा, मेहनत करके देखिए।